देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन अप्रैल 2024 का हिस्ट्री ऑफ कोर्ट ये सब्जेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी जो 75-25 नया पैटर्न है उसके नए सिलेबस के अनुसार सेमेस्टर 3 ऑफ SYBA LLB। और अगर आप तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए जिससे कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था जिसे आप सबको पता है कि 4 पार्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन आए थे और जो है इसमें NE6 करना होता है, यही पैटर्न है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इन इंडिया। जैसे आपको पता है कि अब कोडिफाइड होता है लॉ और जो भी केस लॉ होते हैं, लैंडमार्क केसेस होते हैं, वो रिपोर्टेड होते हैं। तो लॉ रिपोर्टिंग इंश्योर्स द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द जुडिशियल डिसीजन एंड प्रेसिडेंट्स मींस विशाल। इट हेल्प्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लीगल इंटरप्रिटेशन, provides guidance for the future cases and enhance transparency and accountability in the judiciary। इसका जो explanation अगर आपको मैं दूं तो लॉ रिपोर्ट्स कंपाइल जजमेंट होते हैं, especially those of higher courts, making them accessible to lawyers, judges and scholars. They are crucial for development of the jurisprudence and ensuring that the similar cases are decided consistently and accordingly। तो ये जो एनी 2 पॉइंट्स आपको जो भी आते हैं वो आपको लिखना होता है जिससे कि आपको इसमें 2 के 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो था आपको विच एक्ट इंट्रोड्यूस कोडिफिकेशन लॉस इन इंडिया। तो ये चार्टर एक्ट 1833 में जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो ये पहली बार जो है कि ये माना गया कि इसको कोडिफाई करेंगे तो जो है यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो ये लॉर्ड मैकोले थे, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना हुई उसके बाद इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1834 और इसमें जो इट वॉज चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकोले और इसमें द कमीशन एम टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म लीगल कोड्स रिजल्टिंग इन द इंडियन पिनल कोड जो आपका अभी तक जो था। तो भारतीय न्याय संहिता के पहले मीन्स 2024 के पहले जो इंडियन पिनल कोड था उसको भी ये पहले कोडिफाइड जो लॉ उनकी लॉ फर्स्ट कमीशन थी 1860 में कि उन्होंने इसको कोडिफाई किया। 1834 में लॉर्ड कमिटी मैकोले इसके अध्यक्ष थे, लेकिन जब ये अमल में आया तब वो इस दुनिया में नहीं। तो जैसे IPC है या सिविल प्रोसीजर कोड है, तो इसको कोडिफाई करने का काम, लॉ को कोडिफाई करने का काम जो है कि 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसमें हुआ था। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला लीगलाइट। तो ये ला लीगलाइट जो है द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। आपको जैसे पता है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच भी इंडिया पे रूल करते थे उस समय, तो उनका एक पॉलिसी होता था कि उनके यहाँ पे जो कि ऑल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द लॉ। मीन्स उनके यहाँ पे ऐसा ये था कि सब लोग जो कानून के सामने समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, तो वेदर इट इज रिच और पुअर, वेदर इट इज किंग और अ पब्लिक, तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो इट बिकेम द सेंट्रल फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी promoting that the idea that no one is above the law including public authorities. So what is the meaning of law legality? He is the principle of legality. The term is derived from French administrative law and was widely discussed by the French jurists such as Macouric and Daguet. So this is what you have to write. Any 2 good points आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। ला लेगलेट का मीनिंग जो है द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, और ये फ्रेंच के यहाँ से डराइव किया गया। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो ब्रिटिशर्स लाए थे, इसका ऑब्जेक्टिव जो था कि यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम होने चाहिए। डुअल सिस्टम जो था उनका, उसको यूनिफॉर्मिटी में उनको लाना था। तो एबोलिश द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत एंड एस्टेब्लिश द हाई कोर्ट। तो इनका जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में और उसके बाद जो सदर अदालत वगैरह थे, कि इन सबको एबॉलिश करके कि यूनिफॉर्म हाई कोर्ट बनाया जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो एक्ट क्रिएटेड हाई कोर्ट्स। तो उस समय कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में हाई कोर्ट जो है कि ये हाई कोर्ट चार्टर एक्ट जो था 1861 इससे वो बना था। दिस कोर्ट्स कंबाइंड द फंक्शन ऑफ क्राउन एंड कंपनी कोर्ट्स एंश्योरिंग दैट द यूनिफाइड लीगल सिस्टम एंड रिड्यूसिंग द जुरिसडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट। जो कोई जुरिसडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के, क्राउन के और कंपनी कोर्ट के, क्योंकि अलग अलग थे, तो वो खत्म करने के लिए, इसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ दो हाई कोर्ट एक्ट 1861 इसको लाया। तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जुरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है कि इसमें 3 जो मैगजीम्स आते हैं कि निमो जुडिक्स इन काउसा सुआ मींस नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस। अपने ही केस में कोई जज नहीं हो सकता। ये सबसे पहले इम्पार्शियलिटी की निशानी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्टिस इज टू बी सीन। तो उसके जो मापदंड क्या होंगे, 3 जो उसके डॉक्ट्रिन है कि सबसे पहले निमो जुडिक्स इन काउसा सुआ कि नो वन शुड बी जज इन ओन केस। दूसरा है ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम कि आप तब तक आप जो है कि राइट जजमेंट नहीं दे सकते। अनबायस्ड जजमेंट आपको अगर देना है तो आपको दूसरे पक्ष का भी, हियर द अदर साइड, ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम मीन्स हियर बोथ द साइड, हियर द अदर साइड ऑल्सो
एंश्योर बोथ द पार्टीज हैव गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केसेस, तो ये जरूरी है। उसके बाद रीजन डिसीजन होने चाहिए, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंस, लॉजिक एंड नॉट अर्बिट्रीनेस। अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले देना है कि मुझे इसका फेस अच्छा लग रहा है तो मैं इसके तरफ से बोलूंगा, या मुझे इससे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है तो मैं इसके तरफ से डिसीजन लूंगा, या मुझे इससे कुछ मॉनेटरी गेन होने वाली है तो इसके तरफ से मैं डिसीजन लूंगा। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो रीजन डिसीजन होनी चाहिए और रीजन शुड बी सीन। तो ये जो प्रिंसिपल होना चाहिए जस्टिस के 3 प्रिंसिपल है। पहले कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, दूसरा कि हियर द अदर साइड आल्सो, और तीसरा कि रीजन डिसीजन होनी चाहिए कि रीजन शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंस, लॉजिक एंड आर्बिट्रीनेस। These principles aim to provide fairness in administration and judicial process, ensuring that no party is disadvantaged. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। 1834 में जो फर्स्ट लॉ कमीशन आ रहा है इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो डिस्कस यहाँ पे भी किया था कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में द चार्टर एक्ट जो कोडिफिकेशन के लिए लेके आ रहा है। तो चार्टर एक्ट ने 1834 के लिए कोडिफिकेशन की जो कमीशन बनाई, उसके बाद फर्स्ट कमीशन जो बनी आपकी वो चार्टर एक्ट से उसके 1 साल बाद की 1834 में। द पर्पस वाज टू कोडिफाई इंडियन लॉज एंड क्रिएट ए यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क। पहले क्या होता था कि अपने अपने कानून चलते थे जो रिलीजियस बेस्ड है, या फिर जो कंपनियां अपने अपने कुछ कुछ कानून लेके आए थे। तो इसमें फर्स्ट लॉ कमीशन ने बोला कि पहले इसको कोडिफाई कर देते हैं, विच वाज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले, इंट्रोड्यूस द कोडिफाइड लॉ सच एज इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी। ये सब जो है कोडिफिकेशन का काम उस समय किया गया था और वो कानून अब तक चल रहे थे, आप सबको पता है। नेम द people who constituted the corporation in the mayor's court under the charter of 1688। ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि ये जो कॉर्पोरेशन जो कंप्राइज उसमें मेयर होते थे, एल्डरमैन होते थे और बर्गेसेस होते थे। तो मेयर कोर्ट जो उसके बाद मद्रास में बना was modulated after English municipal corporation. It handled the civil disputes involving British subject and gradually became the key of the judicial body। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था 8वां क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू पनिश एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। जो एडवोकेट एक्ट है आपका 1961 का, तो इसमें जो बार काउंसिल जो जो इसमें चैप्टर्स है उसमें सबसे पहले नेशनल बार काउंसिल वो बनाते हैं, उसके बाद जो है स्टेट बार काउंसिल। तो स्टेट बार काउंसिल को वो हैव अथॉरिटी टू कंडक्ट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड इम्पोज पर्सनैलिटी इन केस ऑफ एडवोकेट्स आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली और आर कंडक्टिंग मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उनका सस्पेंशन भी हो सकता है, उनको बाहर से निकाला भी जा सकता है। दिस इंश्योर द एथिकल कंडक्ट एंड द लीगल प्रोफेशन। तो उसके बाद अगर वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं तो अपीलेट अथॉरिटी जो उसकी है तो वो नेशनल बार काउंसिल है। तो ये था आपका मिसकंडक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट नोट्स का आता है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, हम फटाफट इसको देखते हैं। फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल, इसके पहले वाले पे भी हमने जो वीडियो है जो आपका जनवरी 2024 का पेपर सोल्यूशन उसमें भी हमने देखा है, इसमें भी देख लेते हैं। एडवोकेट 1961 अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन इन इंडिया अब गवर्न करता है, और इट इंश्योर्स द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी लीगल एजुकेशन thereby upholding the dignity of legal profession। इसके फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, बीसीआई लेज डाउन रूल्स ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द एडवोकेट। उनके बिहेवियर के लिए कि वो मोरल प्रिंसिपल्स है और जो उनका एथिकल जो प्रिंसिपल्स है कि जैसे ड्यूटीज टुवर्ड्स क्लाइंट, ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स द अदर पार्टी। तो ये उसमें जो मोरल कंडक्ट एटिकेट है वो रेगुलेशन उस लीगल प्रोफेशन का वो बताता है। इट इन्फोर्स डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एडवोकेट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो ये रेगुलेटरी बॉडी जो है इसके फंक्शन बार काउंसिल के पहला है कि रेगुलेशन लीगल प्रोफेशन करता है। उसके बाद लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड, जितने भी लॉ कॉलेजेस वगैरह हैं उनको बार काउंसिल से एफिलिएशन होना पड़ता है क्योंकि इट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटी एंड लॉ स्कूल। अगर उनका एफिलिएशन नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोर्ट में, ये भी आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। बीसीआई अप्रूव्स द एक्रीडेशन लॉ कॉलेजेस इंश्योर करिकुलम मीट द नेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद एनरोलमेंट ऑफ द एडवोकेट का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ये करता है कि उसमें से आपको अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो एनी 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स में है तो कम से कम आपको 10 से 15 पॉइंट लिखने चाहिए जो आपको आते हैं। वो 1-2 पॉइंट नहीं आता तो वरी नहीं करना चाहिए। द बीसीआई ओवरसीज द एनरोलमेंट लॉ ग्रेजुएट्स इनटू प्रोफेशन ग्रांटिंग देम द अथॉरिटी टू प्रैक्टिस। डिसिप्लिनरी फंक्शन ये करती है। द बीसीआई इज द डिसिप्लिनरी कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड एडजुडिकेट केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अमंग द एडवोकेट्स। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडवोकेट करती है। इट रिप्रेजेंट्स द लीगल प्रोफेशन इन डिस्कशन विद द गवर्नमेंट इन द मैटर अफेक्टिंग द एडवोकेट्स। लीगल एड एंड अवेयरनेस में भी अपना योगदान देती है, उसके साथ काम करती है। बीसीआई प्रमोट्स लीगल एड प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंपेन फॉर द पब्लिक। फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट फ्रेम्स द रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। कंडक्ट द एग्जामिनेशन, जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, एआईबी एग्जाम, जब एलएलबी आप कर ले तो आपको सनद चाहिए रहता है, लाइसेंस चाहिए रहता है।
तो AIB की एग्जाम आपको पास होनी पड़ती है। दिस आर द मैंडेटरी फॉर द एडवोकेट। तो दिस आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आपको शॉर्ट नोट में पूछा गया था और फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम शॉर्ट नोट में कि वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जो 1774 में, आप सबको पता है कि द सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ 1774 में, under the Regulating Act of the 1773, was the first modern court in India. It marked the beginning of the structured judiciary during the British rule. इसका जो स्ट्रक्चर था, the court consisted चीफ जस्टिस यहाँ होते थे और 3 प्यूजिन जजेस बोलते थे उनको, अपॉइंटेड बाय द क्राउन। और ये जो चारों की अपॉइंटमेंट होती थी, ये क्राउन जो ब्रिटिशर्स जो है वहाँ से लंदन से इंग्लैंड से किया करते थे। जजेस वर ट्रेंड इन इंग्लिश लॉ एंड हैड एक्सटेंसिव जुरिसडिक्शन ओवर द सिविल एंड द क्रिमिनल मैटर्स। इनके जो जुरिसडिक्शन हुआ करते थे, अब तो ये उन्होंने कोर्ट बना दी, उसके बाद इनकी जुरिसडिक्शन, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मींस जैसे वहाँ पे केस डायरेक्टली जाएगी, हैव अ जुरिसडिक्शन फॉर द ब्रिटिश सब्जेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट्स एंड रेसिडेंट ऑफ द कलकत्ता। तो ये 3 इनके मेन जो जुरिसडिक्शन इनके ओरिजिनल थे। इट कुड ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स ऑल्सो। इसका जो अपीलेट जुरिसडिक्शन था, अपील्स फ्रॉम द कंपनी कोर्ट्स कुड बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद जो है कि रिट जुरिसडिक्शन भी इसके पास था, विशेषाधिकार। द कोर्ट शुड इश्यू अ रिट्स such as habeas corpus mandamus to enforce the legal right. So these were the 2 writs which were the rights was given at that point of juncture. तो इसके जो challenges थे कि jurisdiction conflict हुआ, बाद में application to the English law and the excessive power इसको जो दिया गया उसके बारे में, ये जो इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत बार हुए, इसके challenges हुए। आपको याद रखना है कि 1774 का दौर है। द कोर्ट ऑफन क्लैशेस विद द ईस्ट इंडिया कंपनी जुडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। उस समय जो टैक्स कलेक्ट करने का रेवेन्यू या लैंड, उससे चीजें सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करती थी। तो इसलिए बहुत बार दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता था कि हमारा पावर है, हमारा पावर है। एग्जाम्पल केस जैसे ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार, सबको पता है कि हाईलाइटेड दिस टेंशंस, कि जब उसको कोर्ट ने सजा सुनाई वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नागवार गुजरा। जैसे उसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ, द imposition of English law led to the conflict with the local customs and tradition। क्योंकि जिस तरह से लगाम देते थे लोग जो लोकल कस्टम के अनुसार, और उस पर जो इंटरफियरेंस इनका इंग्लिश लॉ का हुआ, तो उससे टेंशन बढ़ी और उससे जो है इनकन्वीनियंस होने लगी, तो लोगों ने इसका विरोध भी किया। एक्सेसिव पावर, द कोर्ट डिसीजन सच एज पटना ट्रायल में देखा हमने कि ऑफन कॉस्ट अनरेस्ट अमंग द इंडियन पॉपुलेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। हाउएवर its jurisdiction conflict with the intensity of Indian tradition, necessity reforms leading to the act of settlement जो 1781 का, उसके बाद एक्ट आया जिसको आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में और ये सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो मिटाने की कोशिश की गई। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सेपरेशन ऑफ पावर। ये एक वन ऑफ द थियरी, जैसे रूल ऑफ लॉ है डाइसे के जो प्रिंसिपल है, उसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें ये मोंटेस्क्यू द्वारा जो इसको पॉपुलराइज किया गया, कि इसमें उन्होंने बोला कि लॉ करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो उसको चेक एंड बैलेंस करता है। तो अगर ये एक ही पावर, एक ही जैसे राजा के पास तीनों पावर होते हैं, तो ये 100% पावर करप्ट करेगा और आर्बिट्रेशन डिसीजन होंगे मनमानी तरह से। तो उनका ये मानना था कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में अ प्रिंसिपल पॉपुलराइज मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ डिवाइड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। दिस डिवीजन एंश्योर्स द पावर इज नॉट concentrated on in one branch, promoting accountability and preventing authoritarianism. The reason is कि जैसे रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ये बेसिक जो रूल्स है जो अनबायस्ड लॉ के या अनबायस्ड गवर्नमेंट के, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। जैसे इसके प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल्स पे ज्यादा बेस्ड है, कि जैसे आपके लेजिस्लेचर है जो लॉ मेकिंग का काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनेक्टिंग द लॉ। एग्जाम्पल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ, एंड लेचर मीन्स टू मेक, एंड दोस हु मेक अ लॉ आर कॉल्ड एज द लेजिस्लेचर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन का काम है इनका, इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द लॉ। एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, IAS ऑफिसर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जुडिशरी, लॉ इंटरप्रिटर, इंटरप्रिट द एडजुडिकेशन ऑफ द लॉ। एग्जाम्पल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। इसके जो एप्लीकेशन इंडिया है, इंडिया फॉर द फ्लेक्सिबल वर्जन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे आपका आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो बताता है कि देयर विल बी सेपरेट ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड देयर विल बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उसके साथ ही जुडिशियल रिव्यू का एक पावर देता है कि जुडिशरी कैन स्ट्रक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच इज इंस्टेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
चेक एंड बैलेंस करता है, जुडिशरी चेक द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसका जो सिग्निफिकेंस है, इट प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द पावर बाय इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ। उसके बाद प्रमोट द एफिशिएंट गवर्नमेंट एंड क्लियरली डिफाइनिंग द रूल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको लास्ट शॉर्ट नोट का क्वेश्चन कि मेजर रिफॉर्म्स कंडक्टेड बाय कॉर्नवालिस कोड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस आप सबको पता है कि इंट्रोड्यूस लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड इन 1793। तो ये वाज अ सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म जिसके लिए उनको भेजा गया था, ब्रिटिशर्स ने उनको इधर भेजा था। ये एम टू रिड्यूस करप्शन, क्योंकि करप्शन उस समय बहुत सारे बढ़ गए थे, इम्प्रूव एफिशिएंसी, एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। तो ये 3 चीजों के लिए जो है उनको भेजा गया था। उन्होंने इसको कॉर्नवालिस कोड उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया कॉर्नवालिस ने इन 1793। इसके की रिफॉर्म से जिससे जुडिशियल रिफॉर्म हुए कि सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन। पहले जुडिशियल फंक्शन के दायरे में आता था, कि अभी बोला था जुडिशरी का ये फंक्शन नहीं होगा, रेवेन्यू कलेक्शन विल बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सर्किट कोर्ट की उन्होंने जो इस कोड में उन्होंने उसको बोला करने के लिए, तो विद द जजेस ट्रेंड इन इंग्लिश लॉ एंड द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इंश्योर्ड यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद रेवेन्यू में रिफॉर्म लाया उन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू विद द जमींदार्स। पुलिस रिफॉर्म हुए, क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिशियल थ्रू द मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर करप्शन। इसका जो इम्पैक्ट ये था, इनहांस द जुडिशियरी फंक्शनरी बाय क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्ट सिस्टम, रिडक्शन ऑफ द करप्शन थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। उसी के तहत इसका जो इम्पैक्ट था कि एलिनेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल ओवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो ये सारे इसका इम्पैक्ट थे। तो दिस वाज ऑल डन इन द मेजर रिफॉर्म्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों को इसमें से 2 करने होते हैं। जो आपको जो केस लॉ दिए हुए आपके सिलेबस में, आपका सिलेबस अगर देखोगे तो कुछ केसेस के नाम है, जनरली दो केस तो उसके ऊपर से 2 प्रॉब्लम बेस्ड आ ही रहे हैं। तो आप जो 11 आपको केस दिए हुए हैं टोटल है आपके, तो उसको आप अच्छे से करके जाना, जिससे कि उससे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। जैसे ये द पटना केस है, उसमें से एक है कि डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ द केस। इन्होंने पूछा था पटना केस के ऊपर ही, और व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जजमेंट गिवन इन दिस केस। जो पटना केस 1777 में हुआ था एक्चुअली, अरेस्ट ड्यू टू द जुरिडिक्शन ओवर रीच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड अंडर चार्टर 1774। अब 1774 में क्या हो गया कि चार्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया, और उसके बाद 77 में ये केस हो रहा है। द केस इवॉल्व द रेवेन्यू डिस्प्यूट इन पटना, वेयर द लोकल इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो काम करते थे इतने दिनों से, उनकी साठगांठ हो गई थी, करप्शन तो करते ही थे, तो वेयर एक्यूज्ड ऑफ मिसमैनेजिंग द फंड्स। The Supreme Court summoned the officer and intervened in the company's internal matter, or despite the fact that the revenue disputes were not within the jurisdiction of the Regulating Act 1773। तो इनके रेगुलेटिंग एक्ट में के जुरिडिक्शन में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही ये ध्यान में आया कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने उनको बुलाया और उसमें इंटरफेयर किया। ये नागवार गुजरी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्टेड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉ टू एन इंडियन रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज फंडामेंटली डिफरेंट, causing significant unrest among the local administration and the zamindars and the citizens. This highlighted the impracticability of the applying British legal principles in the Indian governance. This was the fact of the case कि उन लोग जो conflict हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता में जो इसके बीच में। तो what were the consequences of जजमेंट का क्या हुआ कि the judgment expressed the weakness of the ambiguity of the Regulating Act 1773 कि उनको jurisdiction नहीं, तो उसके बाद भी उसकी कमियां उसकी नजर आई, especially regarding the jurisdiction of the Supreme Court over the revenue matters. उसके बाद it created significant friction between the judiciary and the company's administration, undermining the company's authority. The public trust in the just system were eroded due to the court's inability and understand the local governance structured. This case directly influenced the Act of Settlement 1781। उसके बाद आ रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको मिटाने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 की जो एम्बिग्यूटी थी, उसमें जो कंफ्यूजन था उसको मिटाने के लिए, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 उन्होंने बनाने का उसका रास्ता हुआ। कॉन्सिक्वेंस क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, विच रिस्ट्रिक्टेड द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन एंड क्लैरिफाइड इट्स पावर पर्टिकुलर इन द रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेक्स्ट केस था द केस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर एंड पर्सनल कैपेसिटी। ये भी केस बार बार आपको आता है। जो फैक्ट ऑफ द केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता क्लेम द राइट टू ट्राई एक्शन अगेंस्ट द जो जुडिशियल ऑफिसर थे उनके खिलाफ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, फॉर द एक्ट्स परमिटेड इन द पर्सनल कैपेसिटी, द जुडिशियल ऑफिसर एक्टिंग अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द कंपनी काउंसिल वेर एक्यूज्ड ऑफ मिसकंडक्ट इन हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट।
तो उसके बाद क्या होगा, तो कोर्ट असर्शन द जुरिडिक्शन प्रोवोक्ड आउटरेज अमंग द कंपनीज ऑफिशियल एंड इंक्रीज द टेंशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कि द लोकल पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता वाज आल्सो अलार्म्ड एंड ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंपनी गिव राइज टू सर्टेन थिंग्स। तो इसका जो इफेक्ट जो था कि ये केस का, जिसको आप जो बोलते हो कि द केस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर एंड पर्सनल कैपेसिटी, तो उसका जो इफेक्ट ये हुआ, द कोर्ट जजमेंट एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन and the judiciary leading to the administrative chaos. In question the limits of the judicial authority, emphasizing the need of the clear separation of power between the courts and the company council. The case contributed to the growth demand to the judicial reform, leading to the enhancement of the Act of Settlement 1781, which defines the jurisdiction boundaries of the Supreme Court and the company's officer. The panic caused among the local population further underscored the importance of legal clarity and administrative harmony. उसके बाद जो नेक्स्ट केस है, ये भी आपको बार बार आता है, आपको 11 में से एक है, द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार। बहुत आज तक इसका मिसाल दिया जाता है कि किस तरह से उनको फंसा के उनको फांसी दी गई थी। तो राजनंद कुमार बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे उस समय। इनका क्या हुआ था कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे बंगाल के, और इन्होंने जो है कि वरुण हस्ती को से पंगा ले लिया और उनको एक्यूज किया कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑफ करप्शन, उनको बोला कि ये बहुत करप्शन करते हैं। He presented evidence of the Hastings accepting the bribes, which led to the power struggle between the two. In retaliation, और उसके बदले में हस्टिंग ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में टू चार्ज नंद कुमार विद फर्जरी। और ये इंग्लिश फर्जरी एक्ट 1728 के अंदर उनको जो है इनके ऊपर चार्ज किया गया, और जबकि ये एक्ट इंडिया का नहीं था, ये एक्ट इंग्लिश का था। तो वहाँ का कानून उन्होंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ की कॉलोनी है तो उस पर लगेगा। द केस वॉज ट्राइड बाय द चीफ जस्टिस। ये जो चीफ जस्टिस थे इलिजा इम्पे, ये फ्रेंड थी जो वॉरेन हेस्टिंग थी उनकी, एंड क्लोज फ्रेंड हेस्टिंग की थी। तो इंश्योर किया उन्होंने कि नंद कुमार को कन्विक्शन हो जाए। डिस्पाइट द क्वेश्चनेबल नेचर ऑफ द एविडेंस, नंद कुमार वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग, और उनको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी कि ये राजा नंद कुमार जी को, और ये पनिशमेंट डिसअप्रोपोर्शनेट टू द सेवियर ऑफ द एलिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस। तो ये पूरे जो पब्लिक में भी इसका गुस्सा बढ़ गया कि इस तरह से इन्होंने अपने गलत पावर का गलत यूज किया, और उनके ऊपर खुन्नस रख के जो है कि बदले की भावना में उनको फांसी दी गई। एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड द जुडिशियल मर्डर। इस केस को जुडिशियल मर्डर भी बोला जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कोर्ट्स। तो ये आप याद रखिए, ट्रायल ऑफ राजानंद कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोर्ट। तो इसको जुडिशियल मर्डर इंडियन कोर्ट को बोला गया कि बिकॉज द चार्ज वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, डेजिग्नेटेड टू एलिमिनेट विसल ब्लोअर who exposed the corruption. The application of the English Forgery Act was inappropriate in the Indian context. The verdict was seen as a misuse of judicial power to serve political interest rather than the delivering the justice. The case highlighted the lack of independence of the judiciary and the biasness of the judiciary during the colonial period. जो ब्रिटिश राज के दौरान वो जो पक्षपात करते थे और जो उनके इंटरेस्ट के लोगों को वो बढ़ावा देते थे और दूसरों के खिलाफ वो गलत करते थे। तो ये जुडिशरी को शर्मनाक हुआ, और ये मर्डर ऑफ जो जुडिशरी, इसको बोला जाता है कि जुडिशियल मर्डर। तो कॉलोनियल पीरियड एंड द डेंजर्स ऑफ अलाउइंग एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ओवर द जुडिशियल डिसीजन, ये उसमें देखा गया। एक स्वरूप चंद का भी केस, आपको 11 में से एक केस है, वो केस करके जाइए। आपको प्रॉब्लम में इस बार बार आ रहा है, पहले वाले दोनों पेपर में आया, तो इस बार आने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो व्हाट वाज द डिफेंस टेकन बाय द स्वरूप चंद इन द प्रेजेंट केस। तो स्वरूप चंद, ये वाला जो केस है उनका, कि स्वरूप चंद ट्रेजरर थे रेवेन्यू के, डेक्का प्रोविंशियल जो था उनका डिवीजन, was accused of falling to the remerit balance of rupees 66,745 ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डिपार्टमेंट में थे। He dispatched the claim arguing that the alleged shortfall was due to administrative error। उन्होंने बोला एरर की वजह से इतना बड़ा शॉर्टफॉल है, and he had already accounted the payment of the capacity as a treasurer। स्वरूप चंद को जो कंटेंट किया गया कि कंपनी ऑफिशियल वेयर यूजिंग दिस हिम एज ए स्केपगोट, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि मेन जो इसको जो हेरा फेरी की गई है या फिर इसमें जो दिख रही है वो सच में तो ब्रिटिशर्स ने की है, और उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है फॉर लार्जेस्ट सिस्टमेटिक इशू इन द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। तो व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। फिर भी क्योंकि ये जो एक भारतीय थे और दूसरे जो ब्रिटिशर्स थे, तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हेल्ड स्वरूप चंद लायबल फॉर द डिफॉल्टर अमाउंट को बलि का बकरा बना दिया गया। Strictly applying the English law legal principle of the adjudicate the case, the court dismissed Swarup Chand's defense, ruling that his explanation lacked sufficient evidence, and the impact his judgment का था कि the ruling reinforced the supremacy of English legal system and the land revenue administration. It exacerbated tension between the Indian officials
and British judiciary as the judgment was perceived as unjust and overly rigid in this case. And the case underscored the need of legal reform that respected Indian education practice, contributing to the eventually codification of law and under the Charter 1833. आइए फुल लेंथ क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों को है, इसमें से आपको एनी 2 आपको कर टोटल इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको एनी 3 करने होते हैं, 13 मार्क्स ईच होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे इसके अंदर enumerate the dual system of code prevalent in India between 1834 to 1861 होता है। इस तरह के बहुत बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी से मिस्टेक्स होती है, बहुत बार वो जो क्वेश्चन लिखते हैं उसके जो मार्क्स लिखते हैं वहाँ पे एरर होता है, तो आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना, उसका करेक्शन आता है। तो जैसे कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन आपको 5 में से करना होता है। एनुमरेट द डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स प्रिवेलेंट इन इंडिया बिटवीन 1834 टू 1861। इसके बीच में कोर्ट सिस्टम जो प्रिवेलेंट इंडिया करता था उसमें आपको आंसर लिखने बोला है, तो आपको अराउंड 1000 वर्ड्स में ये आंसर पूरे लिखने होते हैं। तो डुअल सिस्टम उसमें था कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे उस समय जो था कि कॉम्प्लेक्स नेचर था। ब्रिटिश कॉलोनीज गवर्नमेंट इट कंबाइंस क्राउन कोर्ट्स established by the British Parliament and the company courts, East India Company set up East India Company resulting in 2 parallel judicial system। वहाँ पे एक जो क्राउन का कोर्ट था ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट क्वीन से जो आते थे, और जो दूसरे कंपनी कोर्ट थे कि जो इसलिए तो 2 तरह के जो जनरली वहाँ पे जुरिडिक्शन ओवरलैप होता था और कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। तो 1834 टू 1861 के बीच में ये ज़्यादातर हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखते हो, व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ऑपरेटिंग इन इंडिया इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेड। उनको चाय बेचना था, मसाला, इसका उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ओवर द टाइम इट एक्सपेंडेड टेरिटोरियल कंट्रोल, द कंपनी हैड द मैनेज गवर्नेंस। जैसे आपने देखा कि 1600 का जो चार्टर में उनको मोनोपोली दी गई है, उसके बाद उनको पॉलिसी बनाने के लिए आगे चल के उनको पावर भी दिया गया। तो गिव द राइट टू द कंपनी कोर्ट विच हैंडल द केसेस इन्वॉल्विंग लोकल लॉस एंड कस्टम। साइमल्टेनियसली क्या हुआ, तो ब्रिटिश क्राउन इंट्रोड्यूस्ड द क्राउन कोर्ट under the parliamentary authority to serve the interest of the British citizen and enforce English law all over the colonies wherever they were। The coexistence of these 2 court, 2 type of court इंडिया में उस समय हो रहा था, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। फॉर्मलाइज द डुअल सिस्टम इन द इंडियन कोर्ट। तो अभी 1834 में विद द पासेज ऑफ चार्टर एक्ट 1833 legislative authority was centralized under the Governor General Council। However, the dual system persisted under the Indian High Courts। 1861 merged the courts into a unified structure। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं डुअल सिस्टम का, जैसे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया, फॉलोड द सिमिलर कोर्ट्स इन मद्रास 1800 में मद्रास में, और बॉम्बे में सेम 1823 में ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरह कोर्ट बनाया। इसका जुरिस्डिक्शन जो था, दिस कोर्ट्स हैज अ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट, कंपनी ऑफिशियल्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल टाउन्स। दिस अप्लाइज इंग्लिश लॉ व्हेन ऑफन कॉन्फ्लिक्टेड विद द इंडियन कस्टम्स। इसका जो सिग्निफिकेंस था, द सुप्रीम कोर्ट वेर सुपीरियर टू द कंपनी कोर्ट्स एंड कुड हियर अपील्स एंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द ब्रिटिश प्रिंसिपल। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद में उन्होंने मेयर्स कोर्ट जो एस्टेब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ 1726। तो इसके पहले जो हुआ करता था, जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में आने के पहले जो मेयर्स कोर्ट था जो 1726 से मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिस कोर्ट रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द ब्रिटिश सेटलर्स। द मेयर्स कोर्ट वेर रिप्लेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विच हैड अ ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन अप्लाइड द इंग्लिश लॉ। तो ये बारे में तो क्राउन के जो कोर्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट और मेयर कोर्ट, और उसके बाद जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी जो कोर्ट बना रखी थी, जैसे दीवानी अदालत बोलते थे जिसको आप सिविल कोर्ट बोलते थे अनडिवाइडेड इंडिया में। इसका जो फंक्शन था दिस कोर्ट रिजॉल्व द सिविल डिस्प्यूट, जैसे प्राइमरी लैंड के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और ये जनरली जो अप्लाई करते तो हिंदू पर्सनल लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉ से अप्लाई करते थे इन सब चीज़ों में। और इनका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे एक्टिंग एज ए जजेस ऑफन लैक फॉर्मल लीगल ट्रेनिंग, उनको लीगल ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव होते थे वो। तो उनको जो फॉर्मल ट्रेनिंग लगती है कि उसको एडजुडिकेट कैसे करे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, अनबायस कैसे करे, तो ये चीज़ें उनमें नहीं होती थी, लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट ऑफ जजमेंट। तो जो उसके बाद फौजदारी अदालत जिसको आप क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, कि दिस कोर्ट्स हैंडल द क्रिमिनल केसेस अंडर द इस्लामिक लॉ विद द काजीज इस्लामिक जजेस प्रिसाइडिंग ओवर द ओवर प्रोसीडिंग्स। और या तो फिर उसमें हिंदू कानून उसमें लगते थे, तो पर्सनल लॉ इसमें ज़्यादा चलता था। कंपनी ऑफिसर्स ओवरसी दिस कोर्ट्स टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द कंपनीज रेगुलेशन। और ये इस तरह की जमीन भी उन्होंने बना रखी थी क्योंकि उनको फिर रिवोल्ट वो फेस ना करे, इस तरह से उन्होंने उनको उसको कर रखा था। उसके बाद सदर अदालत जिसको अपीलेट कोर्ट बोलते हैं, जहाँ भी अपील जहाँ होती थी तो उसको सदर अदालत बोलते थे। दीवानी अदालत जो सिविल कोर्ट को, फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट को, सदर अदालत जो अपीलेट कोर्ट होती थी कि अपील में जो जाती थी कि सदर अदालत के केसेस, और सदर निजामत अदालत क्रिमिनल सर्व्ड एज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट अंडर द कंपनी जुरिस्डिक्शन।
बेस्ड इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो हाईएस्ट अपीलेटिव कोर्ट थे उसको सदर अदालत बोलते थे। वहाँ पे सदर दीवानी अदालत सिविल होते थे, जो हाईएस्ट जो कोर्ट होता था वहाँ पे, और सदर निजामत अदालत जो क्रिमिनल केसेस वो हैंडल करते थे। इसका सुपरविजन जो हुआ करता था कि दिस कोर्ट्स वर मैनेज बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल ensuring the alignment with the company's policy. Jurisdiction company courts primarily dealt with the cases involving Indian subjects, revenue matters and personal laws. तो ये जो challenges थे, इसको डुअल जुडिशियल सिस्टम को सबसे पहले जुडिशियल ओवरलैप होता था तो क्राउन के और कंपनी के कोर्ट के बहुत बार कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, एक दूसरे के सामने आ जाते थे कि कौन सा केस चलाएगा, उस पर कंफ्यूजन होता था, डिले होते थे। तो केसेस इन्वॉल्विंग द बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन पार्टीज often face the conflicting judgments undermining the consistency of the judiciary. The Crown Court उसके बाद applied the English law while the company courts used the local laws and the customs. This clearly uncertain and uncertainty to the legal practice. Hindu inheritance laws differently significantly from the English principle leading to the dispute to the property. इसमें racial discrimination होते थे. Court used to be biased for the British subjects frequently ruling against Indian litigants. Example जो British official हुआ करते थे often escape the accountability in cases handling the Crown's court. Administrative interference inefficiency होती थी. Judges in company courts were often unaided and unburdened, resulting in the inconsistent delayed judgments. Accessibility and cost भी ये महंगा होता था. Reforms leading to the High Court. उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया, उन्होंने लेके आया कि ये जो फ्लॉस और डुअल सिस्टम को उसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म टू यूनिफाई द जुडिशरी एंड स्ट्रीमलाइन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. इसके बाद लॉ कमीशन 1834 से 1861. इसका ऑब्जेक्टिव जो था कि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लॉर्ड मैकॉले जो द फर्स्ट लॉ कमीशन थे उसके चेयरपर्सन थे, एंड एम टू कोडिफाई द इंडियन लॉ, जिन्होंने बाद में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी ये सारी चीजें कोडिफाई की गई लॉ कमीशन का 1834 टू 1861 के बीच में. बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट्रलाइजेशन. द एक्ट सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर अंडर द गवर्नर जनरल काउंसिल reducing the autonomy of the presidency courts. और उसके बाद सिग्निफिकेंट जो था, इट लेड द फाउंडेशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ लॉ अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में के डुअल सिस्टम को एबॉलिश किया. तो एक्ट मर्ज इनटू क्राउन और कंपनी के अलग अलग जो कोर्ट थे उसको यूनिफाई करके हाई कोर्ट बना दिया गया. अब ये जो आपका मुंबई का हाई कोर्ट है ये 1861 में आ रहा है. तो कलकत्ता, मद्रास और हाई कोर्ट की स्थापना हुई. और ये जो डुअल सिस्टम था, जो क्राउन का अलग और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग, उसको खत्म कर दिया गया. यूनिफाइड जुरिडिक्शन लाया 1861 में. तो दिस हाई कोर्ट, और ये आपको ये भी याद रखना है कि 1857 के बाद ये हो रहा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में. ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो ब्रिटिशर्स ने पावर ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश की और कर भी दी. दिस हाई कोर्ट्स कंबाइन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत का जो स्ट्रक्चर था. हाई कोर्ट्स वर ग्रांटेड जुरिडिक्शन ओवर सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू मैटर्स इंश्योरिंग द इनकंसिस्टेंसी. और पूरी तरह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पावर ले गया. इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि यूनिफाइड जुडिशरी हुई. द इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 इंटरेस्टेड जुरिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएटेड अ कोहेसिव जुडिशियल सिस्टम. कोडिफाई किया. द कोडिफिकेशन लॉ ब्रॉट यूनिफॉर्मिटी, क्लियरिटी इन प्रिडिक्टिंग एनीथिंग. एनहांस्ड एसेसिबिलिटी. हाई कोर्ट्स मोर एसेसिबल हो गया. क्राउन कोर्ट पे जाए या वहाँ पे जाए, उनका ईगो लड़े, वो सब इशू था. तो इम्पोर्टेंट इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ट्रेंड जजेस एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जस्टिस. ये था फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जुडिशरी. ये इसमें था लीगेसी ऑफ द डुअल जुडिशियल सिस्टम को इन्होंने खत्म किया. दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट फॉर्म में किस तरह से आया पूरी जुडिशरी, उसकी ये पूरी कहानी है कि डुअल सिस्टम कोर्ट प्रेसिडेंट 1831 से 1861 मीन्स हाई कोर्ट तक बनने तक. और ये पूरी कहानी क्राउन कोर्ट की, चाहे मेयर कोर्ट हो, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट की सुप्रीम कोर्ट एक्ट कलकत्ता हो, और कंपनीज के कोर्ट जैसे दीवानी कोर्ट, सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट, और ये पूरी कहानी जो हाई कोर्ट तक बनने की, ये आपको इस आंसर में लिखना है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि व्हाट वाज द गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, एक्सप्लेन द हाउ एक्ट ब्रॉट चेंज इन द प्रोफेशन ऑफ द लॉयर्स. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पहले वाले आंसर में भी, अभी भी कर लेते हैं. इसका जो ऑब्जेक्टिव है एडवोकेट एक्ट का कि सॉर्ट द अचीव सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स, मॉडर्नाइज, स्ट्रीमलाइन द लीगल प्रोफेशन. जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन. बिफोर द एक्ट देयर वाज अ सेपरेट लीगल प्रैक्टिशनर सच एज वकील अलग होते थे, प्लीडर होते थे, बैरिस्टर होते, मुख्तियार होते थे, डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड प्रिविलेजेस वर देयर. अलग अलग टाइप के वकील वहाँ होते थे. तो इसको यूनिफॉर्मिटी, अब इसमें भी एडवोकेट एक्ट 1961 यूनिफॉर्मिटी लेके आ गए कि एक ही कैटेगरी होगा जो प्रैक्टिस करेगा और उसको हम एडवोकेट बोलेंगे कि प्रोफेशनल लोन से एडवोकेट. एंड एडवोकेट एक्ट 1961 के आने के बाद एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोफेशन. इसने रेगुलेशन किया कि लीगल एजुकेशन की जो भी ट्रेंड लोग होंगे, जैसे LLB, BLLB, इस तरह की जो डिग्रियां हैं, कि
कि वो जो लेगा वही प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें वो प्रोविजन लेके आए। द एक्ट एम टू improve the quality of legal education by providing minimum standard and admission to the law courses. It empowers Bar Council of India to oversee the curriculum, syllabus and eligibility. The CIB के एग्जाम आप पास होने के बाद LLB भी उन्होंने यूनिफॉर्मिटी के लिए लेके आया कि सबके करिकुलम अलग होते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी वहाँ भी होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थे, पहले क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होता था, जिसको बोलने अच्छा था, कन्विंस करने अच्छा था, जो एजेंटगिरी अच्छा कर सकते थे तो कोर्ट के साथ, तो उनको जो है कि एडवोकेसी उनकी चलती थी लीगल प्रोफेशन में। उसके बाद इसको क्वालिफिकेशन कर दिया गया एडवोकेट एक्ट 1961 के आने के बाद। उन्होंने बार काउंसिल बनाई, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि दिल्ली में है। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो कि स्टेट टू स्टेट जो उनके नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने बनाया। द काउंसिल वेर इंटरेस्टेड टू एनरोल एडवोकेट्स। अब इनका काम जो स्टेट बार काउंसिल था कि वो एनरोलमेंट करे एडवोकेट का, enforcing ethical standard and taking disciplinary actions when required. ये मेंटेनेंस करते थे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का। द एक्ट एम्स टू एंश्योर द एडवोकेट adhered the high professional ethical standard in their conduct. It prohibited dual enrollment, that is advocate practicing in more than one state, and strictly regulated professional behavior. उसके बाद उनका जो था कि granting right to practice, the act explicitly recognized the right of advocate to practice law in courts across India. It abolished separate roles of legal practitioner and unified them under a single register, that is called as registration, और उसको आप सनद बोलते थे। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, ये जो है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस, इसमें जो अकाउंटेबल है कि जो ब्रीच करते थे, मिसकंडक्ट जो एडवोकेट करता था उसके ऊपर उनको एक्शन लेने का भी उनको पावर है। की प्रोविजन जो एडवोकेट एक्ट के है कि आपका जो एडवोकेट एक्ट आप देखते हो उसका चैप्टर 1 में वो एडवोकेट जो है उसका टाइटल बनाता है। चैप्टर 2 है बार काउंसिल बनाता है कि जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल कि उनका जो काम होगा रीजनेबल मेंटेन रोल्स ऑफ द एडवोकेट्स, रेगुलेटिंग द कंडक्ट, तो ये सारी जो उनको काम दी गई। तो था एडमिशन ऑफ द एनरोलमेंट, जैसे इट आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ द एडवोकेट्स, नॉट ओनली द लॉ ग्रेजुएट्स और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द एलिजिबल एनरोलमेंट यहाँ पे उन्होंने करने की उन्होंने शुरुआत की। सो राइट टू प्रैक्टिस, जैसे एडवोकेट हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रैक्टिस लॉ इन कोर्ट and including Supreme Court, the High Court are subordinate court, they can appear before the tribunals and other authorities. तो उनका जो right to practice है एडवोकेट्स का वो इसमें डिफाइन किया गया। और इसमें कंडक्ट एंड डिसिप्लिन का भी प्रोविजन चैप्टर 5 में एडवोकेट एक्ट के किया गया कि जिसमें स्टैंडर्ड हो, एथिक्स हो। दो डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल की आर एम्पावर्ड टू हियर द कंप्लेंट्स एंड एडवोकेट्स इम्पोज पेनल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये कंडक्ट ऑफ द डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी, शॉर्ट नोट के लिए, फुल लेंथ के लिए भी आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। हाउ द एडवोकेट एक्ट ब्रॉड चेंजेस इन द लीगल प्रोफेशन, कि इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया, यूनिफॉर्म किया जो एडवोकेट्स को, जैसे आपने बताया पहले अलग अलग नाम से थे उसको एक लेके आया। लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव किया, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। रेगुलेशन ऑफ द कोर्ट, जैसे उन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी के थ्रू एग्जीक्यूटिव राइट टू प्रैक्टिस वो लेके आए। और उसके बाद एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, जो एडवोकेट्स है उनको कोर्ट के प्रति ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टुवर्ड्स द क्लाइंट, इसको एकदम क्लियर कर लिया गया। नेशन वाइड प्रैक्टिस मीन्स जो एडवोकेट एनरोल होंगे एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर वो पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के रूल बनाए गए। और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, कि यहाँ पे जैसे द सेफगार्ड एडवोकेट राइट प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म एड्रेसिंग ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशनल चैलेंजेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड एलिगेशन, फिर प्रमोट करने के लिए इनका हेल्प लिया गया, जैसे लीगल अवेयरनेस वगैरह हो। अब इनके बहुत सारे चैलेंजेस भी है जो एडवोकेट एक्ट है उसको, कि जैसे ओवर बर्डन ऑफ द बार काउंसिल की उनको एनरोलमेंट करना और उस पर एक्शन लेना, तो बहुत सारे काम डिसिप्लिनरी एक्शन उनके भी काम बढ़ा दिए गए। एक चैलेंज है उनका। रीजनल डिस्पैरिटीज है, डिस्प्यूट्स कभी कभी हो जाते हैं। अनरेगुलेटेड लीगल एजुकेशन है और मिसकंडक्ट के केसेस कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है कि डेवलपमेंट जो आज की तारीख में 1961 से अब तक एडवोकेसी जो डेवलप हुआ इसका क्रेडिट इसको जाता है। एंड ग्रोथ एंड लीगल कम्युनिटी contribution in nation building and global recognition is what the Advocate Act 1961 landmark legislation है, unified the legal profession across the India and by establishing the Bar Council regulation legal education and it enforced the ethical standard. The Act ensured that the legal profession adheres the principle of justice, accountability and integrity. While challenges remain, the Act laid the foundation of this legal system and the development of India. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था रीट का, ये सेम क्वेश्चन है कि जो जनवरी 2024 में भी आपको आया था, अप्रैल में भी जो रिटर्न एग्जाम हुए थे जो रिपीटर्स के, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आया है। तो इसको ऑलरेडी हमने किया हुआ, तो मैं इसको डिटेल में नहीं करता हूँ, बस आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट 32 में, हाई कोर्ट 226 में, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिस ऑफ द रीट जो है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, और उसके बाद आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का ये पावर, और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों का जो पावर जो हाई कोर्ट के पास है। सिग्निफिकेंट ऑफ रीट जुरिडिक्शन, टाइप्स ऑफ रीट जैसे हमने ऑलरेडी देखा है, हैबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, इसके लैंडमार्क केस भी हम देखें, मैंडेमस जैसे वी कमांड, और उसके बाद प्रोहिबिशन जैसे वी फॉरबिड, और उसके बाद सर्चुरी टू सर्टिफाई।
एंड द को वारंटो जो है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसके डिटेल में मैंने पहले वाली वीडियो में देखा है, अगर आप लोग वो देखेंगे तो ये चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद जो प्रिंसिपल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग रीट्स है, जैसे लोकस स्टैंडी राइट टू अप्रोच द कोर्ट होना चाहिए, द पिटिशनर मस्ट हैव द डायरेक्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस एक्सेप्ट इन द केस लाइक हैबियस कॉर्पस और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है, वो ऑलरेडी हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी देखे, ऑडियो इंटरप्रेटिव हियर द बोथ साइड एंड निमो जुडिस इन कॉसा सुआ, नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, उसके बाद एक्सॉस्शन रेमेडीज और अब्यूज ऑफ पावर के बारे में भी, या फ्यूलियस कंप्लेन या मेलिशियस कंप्लेन रिट पिटिशन में टू हाइड बर्डन ऑफ द जुडिशरी। तो उसके बाद रीट जुरिडिक्शन हमने देखा है कि किस किस केसेस में होते हैं, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये सारे आंसर्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड रोल ऑफ लॉ रिपोर्टिंग ग्रोथ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन इंडिया। ये भी थोड़ा बहुत हमने जो पहले वाले भी जो क्वेश्चन आंसर सेट सॉल्यूशन उसमें किया हुआ है। तो जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया प्रोडक्ट्स द सेंचुरीज ऑफ इवोल्यूशन विद द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ रिपोर्टिंग। अभी क्या होता है, मिसाल जब पेश करती है इस तरह की एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और एक स्टैंडर्ड लॉ बनता है, कि जो नियम बनता है लॉ में, वो ट्रांसपेरेंसी आती है, कंसिस्टेंसी आती है उसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस के लिए इजी हो जाता है। तो जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसका ओवरव्यू हम लेते हैं, तो द लीगल प्रिंसिपल है डिसीजन एस्टेब्लिश्ड बाय अ कोर्ट इन अ पर्टिकुलर केस विच सर्व्स एज एन ऑथोरिटेटिव गाइड फॉर फ्यूचर केसेस विद सिमिलर फैक्ट्स एंड लीगल इश्यूज। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टैट डिसीज में इसको आते हैं, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टैट डिसीज में इसको बोलते हैं टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड to ensure the precedents of the followed them promote the inconsistency and uniformity judicial system. Types of judicial precedent अगर आप देखते हो तो बाइंडिंग precedent एक जैसे होता है, decision of higher court bind the lower court within the same jurisdiction. Example, the decision of the Supreme Court in binding of all the high courts and the lower courts under Article 141 of the Indian Constitution. That is law declared by the Supreme Court will be binding on all the lower courts. Persuasive precedent इसका है, these are the decisions that are the binding but may be considered persuasive such as judgment from the foreign jurisdiction or the high courts. So a decision by the high court of the Delhi may be persuasive in a similar case, but the Bombay high court उसको लेगा नहीं लेगा, वो persuasive पे डिपेंड करता है। Original precedent है, when the court decide the issue the first time, it creates a original precedent. उसी तरह से declarative precedent बोलते हैं, precedent that declares the reframe already existed principle। आप एक ही टाइप का precedent याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पूरा जो है कि बेसिक है आपके सिलेबस में इतने डिटेल में नहीं है। प्रिंसिपल्स गवर्निंग, जो जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट, रेशियो डिसेंडी, जिसमें रीजन डिसीजन होने चाहिए, जो केस से उसका मतलब होता है उसको रेशियो डिसेंडी बोलते हैं। और अभी कभी कभी उसमें उन्होंने अगर टिप्पणी की, अपना जो केस उसका ताल्लुक नहीं होता है उसको ओबिटर डिक्टा बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट, द थिंग सेड बाय द वे, ऑब्जर्वेशन मेड बाय द जज दैट आर नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन, दिस आर बाइंडिंग एंड कैन बी परसुएसिव। और जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंदर एक रेशियो डिसेंडी होती है, जो रीजन डिसीजन जिसको आप बोलते हो, तो बाइंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द जजमेंट इन द लीगल रीजनिंग और द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केसेस। सिग्निफिकेंट जो जुडिशियल प्रेसिडेंट इन इंडिया अगर आप देखते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसे कि केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला है, और उसके बाद जैसे आप विशाखा का केस देखते हो, डेकी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो दिस आर द प्रेसिडेंट केस। और ये प्रमोट करता है जो प्रीडिसेबिलिटी को और सर्टेनिटी को, ये फैसिलिटेट करता है जुडिशियल एफिशिएंसी को, और इवैल्यूएशन ऑफ लॉ करता है। जैसे विशाखा में एक गाइडलाइंस दी गई कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या होगा, और उसके बाद उसको लेजिस्लेटिव जब तक नहीं बनती है, कानून नहीं बनता, तब तक वो केस लॉ का काम करेगी। और उसके बाद ये प्रोविजन आज के तारीख में आप जब देखते हैं तो भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें ये जो है अब कोडिफाई कर दी गई है, जो कि पहले गाइडलाइंस के प्रेसिडेंट का काम करती थी, जब तक ये कानून नहीं बना था तब तक। अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ बाय एडहरिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट, कोर्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट एंड फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, रेनफोर्सिंग पब्लिक कोडिफिकेशन। और इसको लॉ रिपोर्टिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि लॉ रिपोर्टिंग क्या है। तो जो लॉ रिपोर्टिंग होता है कि जैसे ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था, जस्टिस वाज लार्ज बेस्ड ऑन कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजियस टेक्स्ट, जो कस्टम से चला रहा था उसी को, विद नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग। ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट मेयर कोर्ट इन 1726, लेटर सुप्रीम कोर्ट इन 1774 क्रिएटेड द नीड ऑफ फॉर्मल लॉ रिपोर्टिंग, कि उसको कोडिफाई करके उसको बुक्स में उतार लिया जाए कि इस केस में ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होना चाहिए। The publication of Indian law report began in 1875, ensuring the availability of judgment from the various court. Law reporting के ऊपर क्वेश्चंस पिछले 2 एग्जाम में भी आए हैं, अभी भी आने की संभावना है, आपके सिलेबस में है। मोस्ट इंडेक्स इरा द मोटर, आप जब ये 2 क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपका अराउंड 85% सिलेबस अपने आप हो जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करिए। मॉडर्न लॉ रिपोर्टिंग एक्सपेंडेड विद द जर्नल्स, ऑल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो इसका जो रोल ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इंडियन सिस्टम में है, जो
परसुएशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, एनहांसिंग द लीगल रिसर्च, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट एडवोकेसी एंड हार्मोनाइज लीगल इंटरप्रिटेशन। ये इसका मेन जो ऑब्जेक्ट ये करता है। और कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस में ये डेवलप करता है सब्सटेंटिव लॉ को, जैसे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आप सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, एक्सपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, और इसको कोडिफाई कर दिया गया। उस तरह के केसेस में आगे चल के वैसे ही होने लगा। फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप, जैसे विशाखा के गैप में हमने उसको कानून नहीं बनाया था, लेकिन उसको कोडिफाई करके और उसको गाइडलाइंस देके उसको कानून का उन्होंने काम किया। सेफ गार्डिंग द राइट, केशवानंद भारती में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो प्रोटेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव करने के लिए, ये उसके अंदर भी जो सेफ गार्डिंग द राइट्स का जो केस है। उसका स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल रिव्यू, जो कि वॉच डॉग जो चेक एंड बैलेंस करने का जो काम ये प्रेसिडेंट करती है बहुत बार। और उसके बाद चैलेंज जो इसके पास है, कॉम्प्लेक्स बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं वॉल्यूम। तो आज के तारीख में डिजिटलाइज हो गया है पूरी तरह से, आपको जो जितने भी केसेस है एक चुटकी में मिल जाते हैं, ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से नए नए मनुपत्रा हो गए या AIR हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये क्वालिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ रिपोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट ये इजी हो गया है। डिजिटलाइजेशन जजमेंट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मनुपत्रा SSC ऑनलाइन हैड मेड द लीगल रिसर्च मोर एफिशिएंट। जुडिशियल समरीज, द कोर्ट्स हैड द पावर टू कॉन्शियस समरीज की जजमेंट। ये आप जरूर करके जाना, ये बहुत अच्छे से जो है कि क्योंकि ये नया है, मॉडर्न है, तो ये नई चीज़ है और बहुत बार वो लोग नई चीज़ पूछते हैं, तो इसके आने की चांसेस होते हैं, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये सिलेबस में आपके है। जुडिशियल समरीज, कोर्ट्स नाउ प्रोवाइड कॉन्शियस समरीज की जजमेंट, इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, स्टैंडर्डाइज्ड लॉ रिपोर्ट एंड ट्रेनिंग ऑफ द लीगल प्रोफेशन। दिस आर द थिंग्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लॉ रिसर्च स्किल्स, ensuring the better utilization of precedent and law। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ रेगुलेटरी एक्ट 1773 एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडियन जुडिशरी। देखिए रेगुलेटरी एक्ट आ रहा है और इसमें जो उन्होंने शुरू की जो कंपनी को, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतने दिन से कर रही है, तो उनके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन उनका आना चाहिए, तो इसलिए रेगुलेटरी एक्ट 1773। ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन बंगाल, द एक्ट रिकॉग्नाइज बंगाल एज द लीडिंग प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया, तो इसको कैपिटल की तरह उस समय जो लीडिंग प्रोविंस की तरह उसको देखे जाने लगा। द गवर्नर जनरल बंगाल was evaluated the position of Governor General of Bengal with the supervisory authority over the presidencies of Madras and Bombay। उसके बाद वारन हास्टिंग became the first Governor General under this province, means the सबसे बड़ा जो पावर जो उसमें गवर्नर जनरल का हुआ करता था, तो ये वारन हास्टिंग जो थे पहले गवर्नर जनरल और पूरे इंडिया के लिए उनको बनाया गया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम काउंसिल, द 4 member सुप्रीम काउंसिल वर एस्टेब्लिश्ड टू असिस्ट गवर्नर जनरल in the administrative Bengal and supervision of Madras and Bombay। The council had legislative and administrative power, दोनों पावर थे उनको, कानून बनाने के लिए भी और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के भी, जैसे IAS ऑफिसर की भी पावर और पार्लियामेंट के भी पावर। रिड्यूसिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द अदर प्रेसिडेंसी, क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ये रेगुलेटरी एक्ट है। दूसरा चीज उसमें जो डेवलप की, सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया उन्होंने प्रोविंस के लिए, कंपनी जो पूरी जो ब्रिटिश का जो राजघराना था उसका कंट्रोल लेने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर थोड़ा कम करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जो हमने देखा है कलकत्ता में 1774 में, 73 में आ रहा है, 74 में ये बना। तो द फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट इन इंडिया अंडर द जुडिशरी ओवर द सिविल, क्रिमिनल एंड एस्कुलेशन मैटर्स। इट हैड जुरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट लाइक बंगाल, inflicting company officials and their employees as well as residents Calcutta। The code applied English law which often clashes with the Indian customs and local legal practices। इसका जो prohibition था, जैसे private trade and gift, the company officials were prohibited for engaging in the private trade। पहले जैसे करते थे, लोगों से, मर्चेंट से, यहाँ के रिच लोगों से, राजाओं से गिफ्ट लेते थे और उनके लिए काम करते थे। करप्शन बढ़ गया था, तो करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करने के लिए ये जो कंपनी एम्प्लॉयज़ को ये कानून लाया गया था, उसको चेंजेस लाए। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे रिपोर्ट है रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, एडमिनिस्ट्रेटिव की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना अनिवार्य हो गया। इसके अंदर अटेम्प्ट टू एड्रेस द फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, एंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। जुरिसडिक्शन और स्कोप जो इसका था, empowered the hear the cases involving British subject company officials, certain cases involving Indians in Calcutta। It also acted the court of the equality and dealt with the habeas corpus, certiorari, mandamus and other writs। तो ये रीट जुरिसडिक्शन भी जो है कि ये जो नया आपका रेगुलेटरी एक्ट 1773 जो है उन्होंने उसमें लेके आए। तो उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी एक्ट जैसे कहते हैं ऑन द इंडियन जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, द एक्ट फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रलाइज जो इन्होंने सिस्टम ऑफ द इंडियन, क्रिएटिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कोर्ट एट कलकत्ता। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश लॉ वाज इंट्रोड्यूस सिस्टमेटिकली इन द इंडियन कोर्ट, इनिशिएटिंग फॉर्मल जो लीगल फ्रेमवर्क। जुरिसडिक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है कि इसने सुप्रीम कोर्ट ओवरलैप दैट द कंपनीज रेवेन्यू कोर्ट
लीडिंग टू द कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट, इसकी वजह से ये हुआ। और उसके आगे जो है कि उसको रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो उसके उन्होंने नया कानून उन्होंने बनाया उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है कि उसमें कुछ चीज़ों जैसे ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार हमने देखा, इसलिए उसका क्रिटिसाइज भी हुआ कि इन्होंने अपने जो है मिस यूज ऑफ पावर कहीं कहीं उन्होंने बहुत बार जुडिशियल पावर उन्होंने की। उसके बाद पटना केस में भी मिस यूज ऑफ द पावर देखा गया, ओवर रीच देखा गया, जहाँ पर उनका जुरिडिक्शन नहीं है वहाँ भी उन्होंने कुछ चीज़ें की रेगुलेटिंग एक्ट आने के बावजूद भी। जो इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल जैसे हैबियस कॉर्पस सर्चुरी वो लेके आए कि इंग्लिश प्रिंसिपल्स यहाँ पे विच वर द प्रिंसिपल एनहांस द लीगल प्रोटेक्शन एंड दे क्लैश्ड विद द लोकल प्रैक्टिस ऑफ लॉ बेस्ड ऑन द हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, highlighting the need of reform. The regulating act exposed the flaws in the existing judicial and executive system, paving the way to subsequent reform. The Act Settlement 1781 was introduced to address the jurisdiction conflict and clarity powers of the Supreme Court. Strengthening of the British Parliament control, the establishment of precedent future intervention include Charter Act 1833 and Indian High Court Act of 1861. So जो limitation थे ambiguity in jurisdiction, the act failed to clearly define the jurisdiction of the Supreme Court, leading to a frequent conflict with the East India Company. जो इसके जो criticism हुए या इसमें जो lacuna थे, limitations थे, limited applicability थी, Supreme Court jurisdiction was largely confined to Calcutta and British subject, leaving majority of Indians outside its purview. Persistent from Indian society, the application of the English law alienated Indian litigants, which were found unfamiliar with the contrary to the customs. Corruption and mismanagement इसमें बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो इंडियन जुडिशरी पे इसका पड़ा कि फाउंडेशन था ये जुडिशियल रिफॉर्म का, जैसे क्विट इंडिया एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट जो इन्होंने उसके बाद किया कि हाई कोर्ट एक्ट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, उसके लिए इन्होंने जो इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 आया उसके लिए रास्ता बनाया। इवोल्यूशन ऑफ द लीगल एजुकेशन इन इंडिया ये लेके आए और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो थ्योरी इससे आई और इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न जुडिशरी इससे पड़ा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें उन्होंने लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इट इंक्लूड सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम जैसे एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, लेट फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ओवरसाइट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। डिस्क्राइब इस लिमिटेशन चैलेंजेस, इसको बोला जाता है कि प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ इसका इंडियन जुडिशरी पे और इसका इन्फ्लुएंस बहुत रहा। और आज आप जो देख रहे हैं कि ये इसी का जो बर्थ जो इसकी जो नींव पड़ी थी वो यहाँ पड़ी थी और वहाँ पे खाली पार्शियलिटी ज़्यादा थी, वो बायस ज़्यादा रहते थे, इंडियन को एक्सप्लॉइट करते थे, ये भी उसकी जो सच्चाई है। तो ये आज के लिए जो आपने पूरा पेपर सोल्यूशन किया इसको आप अच्छे से करके जाइए, दोनों पेपर अच्छे से देखिए आप सब, और जो आने वाले दिनों में भी आप सबके लिए मैं अच्छे अच्छे अपडेट देते रहूँगा। अगर आपको ये पूरा जो चर्चा अच्छी लगी हो, पेपर सोल्यूशन अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिससे कि मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके बना सकूँ और मुझे भी प्रोत्साहन मिले। और जो है अगर इसको अच्छा लगे आप लोग तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।